नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश की सबसे बड़ी संसद में सियासी संग्राम लगातार जारी। सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर खींचतान मची है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने सियासी सरोकार के हिसाब से मणिपुर पर चर्चा की पेशकश कर रहा है। अब इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना सबसे बड़ा दांव चलाया। बुधवार को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अब इसके बाद आज इस पर जल्द से जल्द चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ ब्लैक प्रोटेस्ट किया। सभी विपक्षी सांसद काले लिबास में संसद पहुंच गए और सदन के अंदर जमकर हल्ला बोला, नारेबाजी की। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी के साथ भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री 2024 में अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। उन्हें विश्वास है कि देश की जनता एक बार फिर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन इसी बीच आज राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया और मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी के ना बोलने पर निशाना साधा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या विपक्ष के इस ब्लैक डे का कोई असर होगा। और ये 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से ललकार रहे थे, हुंकार भर रहे थे। दूसरी तस्वीर संसद के ब्लैक प्रोटेस्ट की, जहां पर आज विपक्षी जो नेता थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ऐसे में ज्ञानव्यापी मामला लगातार लेता नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील, आपको सुनवाते हैं। नहीं, उसको हमने टोटली रिफ्यूट किया और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 661 में एक्सपर्ट बॉडी माना गया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष उसमें फर्दर कह सकता है कि उसको डिसबिलीव किया जाए, फर्दर स्क्रूटनी उसकी हो सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ना है। एएसआई ने अपने एफिडेविट में जिस्ट में ये कहा है कि ये पूरे सर्वे की एक्सरसाइज हम कंडक्ट करेंगे बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए। जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो सारी चीजें करेंगे पर स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचा। विष्णु जी, अर्जी में क्या था? मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा किसी ने बताया नहीं है। अर्जी में क्या था? नहीं, जो हमारी एप्लीकेशन थी वो हमने मुख्य न्यायाधीश के सामने पढ़ी है और उसके बाद जो उसमें जजमेंट भी डिलीवर हुआ वो भी पढ़ा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई फर्दर कुछ नहीं रह गई थी। तब ऑनरेबल कोर्ट ने, सारे लोगों ने जब डिटेल्ड हियरिंग कर ली तब उसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब आगे पे लगातार जो अपडेट है वो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, कोर्ट के बाहर जैसे वकील निकले, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो कोर्ट है उन्होंने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। और क्योंकि कल ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट ने आज दोपहर 3:30 बजे तक के लिए स्टे लगा दिया था और ऐसे में अभी जब सुनवाई हुई तो उसके बाद जो वकील हैं वो बाहर आकर कोर्ट के बाहर कह रहे हैं कि अभी कोर्ट ने अपना फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। और कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले में 3 अगस्त को फैसला आएगा। फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। 3 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा ज्ञानव्यापी के मामले में क्या कुछ हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक जी, 3 अगस्त के लिए ये जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। 3 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाएगी और साथ ही आज अभी फिलहाल जो एएसआई की सर्वे उस पर रोक लगाई गई है। जी हाँ, उस पर रोक पहले से लगी हुई थी और उसको कंटिन्यू एक्सटेंड कर दिया है हाई कोर्ट ने और 3 अगस्त तक ये रोक भी जारी रहेगी और 3 अगस्त को ही इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि सुनवाई का काम जो था वो पूरा हो गया है। अब केवल ऑर्डर को सुनाया जाना है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया है हाई कोर्ट ने और 3 तारीख को सुनाया जाएगा। इस पर और कोई जानकारी? देखिए, आज दिन भर जो बहस चली है वो कल ही जैसी थी। कल ही जैसे इश्यूज आज दोबारा से दोहराए गए। हिंदू पक्ष ने तो बात यहां तक भी कर दी कि आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिटेल्ड बहस हुई 3:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और ये फैसला
ये फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा और तब तक के लिए सर्वे पे रोक है। इस फैसले को जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है वो 3 अगस्त को सुनाएगी और तब तक के लिए सर्वे पे रोक लगाई गई है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसमें जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और आपकी सबसे बड़ी दलील क्या थी विष्णु जी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दलील ये थी कि जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है वो ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर की दीवारें हैं और जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6, 7 मई और 14, 15 और 16 मई को चीजें हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। कमीशन की मांग जो मावड़े की बात आई थी, हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति आपसे कितने सहमत थे? देखिए, ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशंस रख सकता हूँ कोर्ट में। सहमत थे कि असहमत थे वो तो जब जजमेंट आएगा तब पता चलेगा। एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? नहीं, एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे फाइल। इसी खबर पर हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आ रही है। नीरज, 3 तारीख तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला संरक्षित रख लिया है। फिलहाल जो स्टे लगा हुआ था एएसआई की जांच पर वो कह रहे हैं कि सर्वे अभी नहीं होगा, फिलहाल जो स्टे लगा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की जो दलीलें थी उसको सुनने के बाद आज हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो अपना फैसला है वो फिलहाल सुरक्षित रखा है और 3 अगस्त तक जो सर्वे है एएसआई का सर्वे जिसको लेकर तमाम दलीलें दी जा रही थी उस पर रोक जारी रहेगी और 3 अगस्त को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि जो तमाम दलीलें दी गई कि आखिर किसके पक्ष में फैसला होता है। लेकिन फिलहाल जो एएसआई है उसने अपना पक्ष रखा कि वो किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करने वाली है। जो प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। जवाब मैं देता हूं। देखिए, एएसआई की टीम तो सीधे कह रही है कि हम जो साइंटिफिक सर्वे करेंगे उसमें कहीं कुछ नुकसान नहीं होना है ना, कहीं कुछ नुकसान नहीं, कहीं कुछ नहीं। फोटोग्राफ्स तो क्लियर है ना, उसमें प्रूफ क्या दिखाना है वो दिख ही रहा है। जो सर्वे हुआ है वो सभी फोटोग्राफ एएसआई की जो एडवोकेट हैं उन्होंने जो 21 के बाद जो 23 को जो सर्वे हुआ था वो फोटोग्राफ भी कोर्ट के सामने उन्होंने दिया है और प्रस्तुत किया है। जो फोटोग्राफ खींची गई हैं वो दिखाई गई हैं या जो ऑलरेडी पहले से थी जो पहले के प्रूफ पे? देखिए, मेरे तरफ से कोर्ट को दिखाया गया है डायस पे फोटोग्राफ्स। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये सब एविडेंस के लिए आप रखिए, आपके ट्रायल कोर्ट में काम आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है एएसआई की तरफ से भी फोटोग्राफ प्रस्तुत कर दिया गया है और ऐसे में अब चीजें स्टेब्लिश है। हमारी जो डिमांड थी वो उम्मीद करते हैं कि वो फुलफिल होंगे, एएसआई सर्वे होगा। फिलहाल जजमेंट रिजर्व रखा गया है। हाँ, फोटोग्राफ दिखा दीजिए। एएसआई की तरफ से जो सर्वे वाली फोटोग्राफ है वो कोर्ट को दिखाई जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। कल 4.5 घंटे बहस हुई, आज 3:30 बजे के बाद और अभी तक बहस हुई। उसको तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, तमाम चीज़ों को गौर करने के बाद जो तमाम फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए उन सबको देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अभी एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई, यानी फैसला रिजर्व रखा गया और 3 अगस्त को अब ये फैसला आएगा। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए गए, अपने अपने सबूत दिए गए और जो कोर्ट है उसने देखा और साथ ही कोर्ट ने यह भी मांगा कि आखिर किस आधार पर इस सर्वे की इजाजत दी गई थी, ऐसे एप्लीकेशन में कौन कौन से बिंदु हैं। तो वो तमाम बिंदुवार अध्ययन किया और आने वाले समय में यानी कि 3 अगस्त को पता चलेगा कि आखिर फैसला किसके पक्ष में आया, क्या एएसआई सर्वे को इजाजत दी जाती है। तो ऐसे तमाम बातों का जो फैसला है वो 3 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल से लेकर आज तक जो बड़ी बहस चली दोनों पक्षों की, उसमें यही चीजें हैं कि
की अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बातें, अपने अपने सबूत और फोटोग्राफ्स ये दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से रखे। अब 3 तारीख को फैसला आएगा कि आखिर एएसआई सर्वे को इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। वापस आएंगे डिबेट में। तमाम पत्रकार हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास वापस चलेंगे, उनको मिलवा देते हैं। आज इस चर्चा में, इंडिया के सवाल में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ होंगे। और साथ ही ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में और साथ ही शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। एक बार जल्दी से स्क्रीन पर आ जाए, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, सवाल पूछेंगे। और सबसे पहला सवाल फिलहाल तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला से एक बार सवाल ले लेते हैं। स्क्रीन पर तमाम मेहमान, जितने गेस्ट हमारे साथ हैं, एक बार चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ऐसे में तहसीन पूनावाला, लगातार ये कहा जा रहा है इंडिया नाम रख लेने से जो पुराने पाप हैं वो धुल नहीं जाएंगे। इंडिया, भारत अलग है और आपकी जो अलायंस पार्टी है वो अलग है। आपने नाम रख लिया है, लेकिन जो पुराने पाप है वो थोड़े ना धुल जाएंगे। अगर पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस और जो बाकी अलायंस पार्टनर्स है उन्होंने पाप किया है तो देश की आवाम तय करेगी। इसमें किसी को क्या सोचना, पाप पुण्य की बात करना, ये मुझे लगता है ये बातें ज़रूरी नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरी है वो ये है, क्या मणिपुर की हालत है, मुल्क की हालत क्या है, आगे क्या होने वाला है। पाप पुण्य, इंडिया मुजाहिदीन, भारतीय जनता पार्टी और पुराने पाप नहीं धुलते। तो जो आरएसएस ने कहा ये संविधान इंपोर्टेड है, उसका पाप कैसे धुल गया? जो आरएसएस ने कहा तिरंगा अशुभ है, उसके पाप कैसे धुल गए? तो देखिए, बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जिन आरएसएस वालों ने चाटुकारिता की थी अंग्रेजों की, बात बहुत दूर तक जाएगी। वो कम से कम ना बोले, वो जरूरी है। हम वर्तमान में बात करें, ठीक है। लेकिन मणिपुर की चर्चा की आप बात करते हैं, लेकिन मणिपुर पे चर्चा के लिए सदन, गृह मंत्री, पार्टी अभी कह रही है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन भाग जा रहे हैं। चर्चा कहां कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल था प्रीति जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। विपक्ष चाहती है 2 चीज, एक, माननीय प्रधानमंत्री हाउस में मौजूद रहे, कोई गलत बात नहीं है। जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, वो इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मौजूद रहे और दोनों हाउस में एक स्टेटमेंट दे। सवाल जवाब जो सवाल है जिसके उत्तर है वो माननीय गृह मंत्री दे। स्टेटमेंट प्रधानमंत्री से चाहते, क्या गलत चाहती? दूसरी चीज, विपक्ष चाहते हैं कि रूल 267 के तहत डिबेट हो। रूल 267 इसलिए जरूरी है कि सारे चीजों को छोड़ के इस वक्त जो मणिपुर की हालत है उस पर मुझे लगता है कि गौर से चर्चा होना जरूरी है। सरकार चाहती है कि 176 में डिबेट हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट। शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों करना चाहती है? सरकार चाहती है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे डिबेट हो, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उन प्रदेशों में सिविल वॉर नहीं चल रहा है प्रीति जी। 4800 AK-47, AK-56, 6200 लाइव एम्यूनिशन, ये चोरी हो गए पुलिस के आर्मरी से। और जिन्होंने चोरी किया अपना आधार कार्ड छोड़ते गए। अगर मणिपुर की हालत इतनी खराब नहीं होती तो बीरेन सिंह के सारे ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा? कल भी किलिंग्स हुए मणिपुर के अंदर। तो इसके चलते पहली बार हमारे मुल्क में, कश्मीर में भी इस तरह का सिविल वॉर नहीं हुआ है, पंजाब में भी नहीं हुआ है, आतंकवाद के चरम पर जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है। नेशनल हाईवेज को दोनों ग्रुप्स पेट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उस पर एक स्पेशल बातचीत हो, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे और 267 के तहत डिबेट हो। इसमें क्या गलत मांग रही है विपक्ष? ठीक है, ऋषभ तिवारी एक लाइन प्रीति जी, एक लाइन, हाउस विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हाउस विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसे अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और सभी विपक्ष के नेताओं ने कहा है। 267 पे क्यों चर्चा नहीं हो सकती, उसका स्पेसिफिक जवाब ऋषभ दे। 267 पे प्रवक्ता बीजेपी के ऋषभ तिवारी, संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। ऐसे में अगर आप नहीं चला रहे हैं, सदन नहीं चला पा रहे, तो अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ तहसीन पूनावाला, वो कह रहे हैं कि ये विफलता है। हम सवाल उठाएंगे, विपक्ष सवाल उठाएगी, वो कह रहे हैं। प्रीति जी, मैंने बिना बीच में इंटरप्ट किए सारी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ भी ऐसे ही सपोर्ट किया जाएगा। पॉइंट 1, चर्चा से भाग कौन रहा है?
भारतीय जनता पार्टी कभी भी चर्चा से नहीं भागती है और भाग विपक्ष इसलिए रही है क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से कहीं ऊपर है, लेकिन ये मुद्दा राजनीति के कारण ही है। क्योंकि अगर हम अभी करंट की बात करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि आज जो मणिपुर में हो रहा है वो पहले क्या हो रखा था, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए और इसी चर्चा के तहत जो चीजें निकल कर आएंगी उससे विपक्ष घबरा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। 2004 से लेके 2014 तक में 4738 कैजुअलिटी हुई थी प्रीति जी, और 2014 से लेकर 2023 तक में 1632 के आसपास कैजुअलिटी हुई है। मींस 3% से कम वहां पे चीजें डिक्रीज हुई है। तो ये आज जो आग लगी है उस पे कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कार्य किया है। और दूसरी बात, 272 सैनिकों शहीद हुए थे, आज 71 हुए सैनिक, चाहे एक शहीद हो, चाहे 200, चाहे 71। दुर्भाग्य है और कोई भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये आंकड़े में इसलिए दे रहा हूं प्रीति जी, क्योंकि जिस जनता ने अपने सरकार को चुना है वो वहां की स्थितियों में पहले से सुधार लाने का काम की है। किसी कारणवश ये आग फिर से अगर एक कारणवश निकला है तो वो धीरे धीरे डाउन भी होगा। और ये आंकड़े बताती है कि हमने पहले के सरकार के मुताबिक सही काम किया है वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विपक्ष इसलिए इस डिबेट से भागना चाहता है क्योंकि सवाल उन पे खड़ा होगा कि आप एक पर्टिकुलर मणिपुर पे डिबेट अगर कर रहे हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पे डिबेट से क्यों भाग रहे हैं। और अगर आपका सेंसिटिव विषय यह है कि मणिपुर आज बाकी प्रदेश से अलग है क्योंकि वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ पे एक राइट्स का माहौल है, वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट है, तो क्या इंटरनेट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, संजीव नसीर जी। ट्रांसफर पोस्टिंग बिल सोमवार को जारी पेश किया जाएगा संसद में। देखिए प्रीति जी, देश में भारतीय जनता पार्टी, जिसका नया नाम ब्रिजभूषण जनता पार्टी बन चुका है, ये लोग सारे रेपिस्ट, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने पे लगे हुए हैं। जो भ्रष्टाचारी और जितने रेपिस्ट इनकी पार्टी में हैं उनको बचाने पे लगे हुए हैं। देश अब इनका चेहरा पहचान चुका है और इंडिया संगठन जो बना है उसके बाद जो बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और या ब्रिजभूषण जनता पार्टी की देश ने देखी है, वो कहीं ना कहीं छटपटाट इसलिए है क्योंकि 2024 में इनकी छुट्टी होने वाली है। मणिपुर पे चर्चा से ये भाग रहे हैं और आज अगर सबने मिलके, विरोधी दलों ने मिलके अगर ये तय किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि ये चर्चा के लिए मजबूर किया जाएगा अब इनको, क्योंकि 267 में चर्चा, विस्तृत चर्चा के लिए ये भाग रहे हैं। अगर या तिवारी जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये इतने आंकड़े इनके पास हैं, लेकिन आप तो लोग ये संसद में क्यों नहीं रखते? ठीक है, आप लोग अविश्वास प्रस्ताव भी तो मंगलवार को इस पर चर्चा होगी, क्या जीत मिलेगी आप लोगों को? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने पे भारतीय जनता पार्टी उतारू है। इसको बचाने के लिए सारे दलों को हमारी अपील है कि किसी भी तरीके से चुनी हुई सरकार का, क्योंकि ये अपमान दिल्ली के 2 करोड़ जनता के का भी है, ये सर्वोच्च न्यायालय की उस संवैधानिक पीठ का भी है जिसने ये फैसला 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद दिया था। ये कुल मिला के ना सर्वोच्च न्यायालय को मान रहे हैं, ना दिल्ली की चुनी हुई 2 करोड़ की जनता की जो सरकार है उसके अधिकार को देने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में मेरे को पूरा विश्वास है कि सदन के अंदर जब वोटिंग होगी तो ये बुरी तरह हारेंगे। ठीक है, पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। पीयूष जी, लगातार बीजेपी का ऐसा रवैया देखा गया है कि वो कहती है कि हम विकास की बात तो करेंगे, हम विकास पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन विकास की बात करेंगे लेकिन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए प्रीति जी, जो विकास है वो विकास तो कोई हवाई चीज़ नहीं है ना। विकास तो ज़मीन में दिखना चाहिए, और विकास सिर्फ जो है कि सड़कें बनाने से नहीं होता है। आप पूरे देश के जो जनमानस है उसकी माली हालात को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, उनके जीवन में जो एक संतुष्टि है क्या उसको बढ़ा पा रहे हैं, या पूरे देश में समाज में जो है क्या आप जो है कि एक शांतिमय वातावरण दे पा रहे हैं। विकास एक बहुत ही एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है उसको। विकास सिर्फ जो है सड़कें बना देना, हाईवे बना देना नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इन मानकों में कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरी तरीके से असफल रही है लगातार। जिस तरह से देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई भी ये चीज़ को देख सकता है लगातार, जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, जिस तरह से वैमनस्य बढ़ा है, जिस तरह से जो है एक दूसरे के प्रति जो है कि अविश्वास पैदा हुआ है। लेकिन इसका पूरक एक और प्रश्न है मेरा, इसका पूरक है
कि एक तो ये है जो विपक्ष कहता है कि मुद्दों से बीजेपी भाग जाती है, लेकिन इसका दूसरा पूरा प्रश्न ये है कि जब बीजेपी अभी सामने से भाजपा अमित शाह आकर कहते हैं कि आप मणिपुर जैसे मुद्दों पर आकर चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के नाम पर हो हल्ला कोहराम करता है, काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे प्रोटेस्ट करता है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए प्रीति जी, देखिए विपक्ष तो अपनी मांग को रख रहा है। विपक्ष चाहता है कि उसकी डिटेल जो है एक डिस्कशन हो। देखिए अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे और तमाम प्रवक्ता ये कहते रहते हैं चीज़ों को कि डाइल्यूट करने 2.5 घंटे की एक बहस होगी तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता है। ना तो विपक्ष अपनी बात कह पाएगा, न सत्ता पक्ष अपने जवाब दे पाएगा, या वहाँ की जो सिचुएशन रही है पूरी पिछले 5 साल में उसको वो बता पाएगा। तो निश्चित रूप से एक लंबा डिस्कशन चाहिए उस पर, और यही विपक्ष मांग कर रहा है। क्योंकि देखिए मणिपुर को बहुत हल्के से ले रही सत्ता पक्ष, और हल्के से लेती रही है, इसीलिए ये हालात बन गए हैं। आज जो है मणिपुर जहाँ जो है मणिपुर को लेकर के एक अलगाव के उस खड़ा है वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे डिमांड उठने लगी है कुकी जो बहुल इलाका है वहाँ से कि हमको जो है एक अलग जो है आप एक यूनियन टेरिटरी दे दो, अलग कर दो। लेकिन सर अब बीजेपी कह रही है कि ठीक है आप मणिपुर कह रहे हैं, उस पर तो हम शर्मिंदा, हम कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन तमाम उन महिलाओं का क्या जिन राज्यों में अभी आप राजस्थान की बात नहीं करते, आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते जहाँ महिलाओं के साथ विवश अत्याचार हो रहे हैं, फिर इस पर जवाब नहीं देते, कांग्रेस भाग लेती है। तहसीन पूनावाला हाथ उठा रहे, कुछ कहेंगे, लेकिन आप जल्दी से जवाब पूरा कर लीजिए। नहीं, देखिए प्रीति जी, तो मैं अभी आरोप प्रत्यारोप वैसा लग रहा है कि आप चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। देखिए ये तो करती ही है पार्टियां और चुनाव के समय करती, लेकिन ये बात भी है, जो बात है कि मुद्दे को डाइल्यूट करने की बात है, ठीक है, और राज्यों में हो रहा है निश्चित रूप से, और उसका डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन तत्काल जो है वो मणिपुर का मामला है। जो मणिपुर जो है वहाँ सिर्फ न केवल महिलाओं के साथ जिस तरह से हुआ व्यवहार किया गया पूरी तरीके से, बल्कि और भी बहुत से वहाँ पे मुद्दे हैं। जिस तरह की पूरी जो है कि वहाँ पे पुलिस का जो है तोशखाने से पूरे हथियार लूट लिए गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ राज्य सरकार के रहते वहाँ पे ड्रग्स का मामला है, बहुत से मुद्दे हैं, तो लंबी बहस जरूरी है। वरना जो है देखिए वही नॉर्थ ईस्ट जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत मेन स्ट्रीम में लाने की बात कह रहे थे लगातार, और अपनी पीठ थपथपाते रहते थे, वही नॉर्थ ईस्ट जो है लगातार जो है फिर से जो है भारत से एक अलग होने के लिए जो है उतावला हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा जो है संकट पैदा होगा। पहले यूपीए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी लुक एक्ट जो पॉलिसी थी, और उसके बाद बीजेपी जैसे ही आई उसको एक्ट ईस्ट की पॉलिसी कर दी गई। पहले लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, लेकिन एक्ट ईस्ट में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। तहसीन जल्दी से जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। देखिए मैं पंत साहब की बातों को आगे ले जाना चाहता हूँ। कोई डाउट नहीं है प्रीति जी कि पूरे मुल्क के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मणिपुर में एक मॉब पुलिस से महिलाओं को लेकर, पुलिस महिलाओं को उनके हवाले कर देती है, नंग करते परेड करता है, फिर वहां का मुख्यमंत्री आकर नेशनल टीवी पे कहता है ये तो सिर्फ 2 केस है, ऐसे सैकड़ों महिलाओं को नंग करते परेड किया गया था, हमने एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया, और इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया ताकि ये चित्र देश और दुनिया के सामने ना आए। क्या अशोक गहलोत, बाघेल, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो रहा है अत्याचार बढ़ रहा है? पहली बात, क्या वहां से आर्मी चोरी हो रही है? दूसरी बात, लेकिन वहां से भी तो एक मिनट प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कह रहा हूं। तीसरी बात, क्या वहां के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स डिलीट किए गए हैं? प्रधानमंत्री ने इनके ट्वीट्स डिलीट कराए। जिस तरह के ट्वीट्स किए थे बीरेन्द्र सिंह ने, ऋषभ तिवारी में हिम्मत है तो ट्वीट्स पढ़कर बताए 29 जून को किस तरह का अनाप शनाप लिखता है बीरेन्द्र सिंह, जिसको डिलीट करवाया गया। सिर्फ ट्वीट्स डिलीट नहीं हुए, म्यांमार ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया है। ये सारी बात जानते हैं, इसके बाद आप उसकी तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करते हैं। इस पर जवाब हम लेंगे। तहसीन पूनावाला छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हमारे साथ ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के जवाब देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में, और बीजेपी के प्रवक्ता इतने धुआंधार सवाल के बाद जवाब जो है ऋषभ तिवारी दीजिएगा। प्रीति जी, तहसीन जी ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हिम्मत है ऋषभ तिवारी के अंदर कहने की, तो मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत के साथ और जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है मणिपुर में गलत हुआ है और सरासर गलत हुआ है। और साथ के साथ मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चैनल पे बैठकर आप बोलिए, क्या गहलोत जी हिम्मत के साथ कह सकते हैं
कि उन्होंने उनके राज्य में गलत हो रहा है, और जोधपुर में जो महिला के साथ एक जघन्य अपराध हुआ उस पर उन्होंने कहा तुम किस विचारधारा से आती हो। एक पीड़िता से विचारधारा पूछते हैं आप। बंगाल के अंदर जो उनके कार्यकर्ता को मारा जाता है, गले काटे दिए जाते हैं, और बेंगलोर में जाके उसी ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाते हैं। क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए आप हिम्मत से खड़ा रह सकते हैं? केरल में आपके कार्यकर्ता को मारा जाता है, त्रिपुरा में जाके सीपीएम सीपीआई के साथ गठबंधन करते हैं, क्या उस कार्यकर्ता के साथ हिम्मत से आप खड़ा रह सकते हैं? केवल आइडियोलॉजी को तार रख देना सत्ता में आने के लिए, और चैनल पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये डिफरेंस नहीं चलेगा, ये जनता देख रही है। दूसरी बात प्रीति जी, मैं आपको बता देता हूं, ये महत्वपूर्ण विषय है। मणिपुर महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान महत्वपूर्ण विषय है, बंगाल महत्वपूर्ण विषय है। आप भी बंगाल बॉर्डर से आती है। कल की घटना है सलामपुर के पास की, पीड़िता को सरेआम मारा गया है वहां पे, लेकिन कोई चू शब्द नहीं बोला, क्योंकि इनकी गठबंधन है I.N.D.I.A। हर आई के बाद, हर एक शब्द के बाद फुल स्टॉप कि मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम पीछे रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम पीछे रुक जाओ। केवल अपनी आइडियोलॉजी को आगे करना, विकास पे पूर्ण विराम लगाना, इनकी मानसिकता बन के रह गई है। और एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने विकास की बात कही कि रोड बना देने से केवल विकास नहीं होता। बिल्कुल सर, पहले तो ये रोड भी नहीं बनते थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, और गांव में बैठी महिलाओं को अगर उज्ज्वला योजना के तहत, आवास योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत उन्हें सशक्तिकरण पर पहुंचाने का काम किया है, तो हमने इस रूप से भी देश को अंदर विकास लाया है। 232 रुपए में अगर यूरिया देने का काम किया है, तो इस रूप से भी देश में विकास लाया है। और के साथ साथ अगर मेडिकल की सुविधाएं हो, एजुकेशन की सुविधाएं हो, फाइनेंशियल बजट बढ़ाने का काम किया है, तो इस रूप से भी हमने विकास को लेकर आए हैं। तो केवल आरोप लगा देना बहुत आसान है सर, और संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तभी हमने लोकतंत्र की मर्यादा को पालते हुए अविश्वास मत अब जो लाना चाहते हैं स्वीकारा हमारे स्पीकर ने। चलिए देखते हैं आगे रिजल्ट क्या होता है। हर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, हमारे स्पीकर आपने सुना, हम तैयार हैं, लेकिन देखने का विषय है कि आरोप लगाकर भाग जाना विपक्ष का काम रह गया। प्रीति जी, हमारा स्पीकर इनके हैं, स्पीकर इनका है, स्पीकर इनका, सारे गवर्नर्स इनके हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक्सपोज हो गए हमारे सभा में। सबके होते हैं स्पीकर, सबके होते हैं। ऋषभ तिवारी बड़े ईमानदार हैं, इसीलिए इन्होंने एडमिट किया है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के संजीव जी, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, प्लीज आप स्वीकार कर लो, हमारे स्पीकर। कुछ तो आप थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी के लिए कुर्सी का थोड़ा रिस्पेक्ट करो, फॉर्मेलिटी के लिए पता है थोड़ा मुश्किल है मेरे भाई। बोलो मैं मेरे स्पीकर, हमारे में साहब सब है, हमारे में साहब सब है। अच्छा संजीव जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी, मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर इनके स्पीकर हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के अत्याचार नजर नहीं आ रहे, महिलाओं का क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में इनके पास लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, दिल्ली के अंदर किस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत दिल्ली की और देश की जनता बहुत रोष में है कि मणिपुर को ये लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरी स्टेट से। मणिपुर का जो क्राइम और मणिपुर की जो घटनाएं हैं और मणिपुर के जो आज हालात हैं, मैं मानता हूं कि देश आजाद होने के बाद आज तक जो हालात मणिपुर के हैं, ऐसे हालात आज तक देश ने शायद किसी दूसरे प्रदेश में नहीं देखे हैं। और उसकी चर्चा के लिए देश के प्रधानमंत्री पिछले 80 दिन में 36 सेकंड भी नहीं बोल पाते हैं। ये चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा से अगर आप लोग नहीं भाग रहे हैं तो आपको विस्तृत चर्चा अब से पहले करवा देनी चाहिए थी। लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिया नाम का जो संगठन बना है उसके बाद ये पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, और इनके दिमाग में सिर्फ 2024 का चुनाव है, इसलिए ये दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। मणिपुर पे चर्चा इनको करनी पड़ेगी, और मणिपुर की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है। बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी के इनके लिए इंडिया क्या, मैं बता देता हूँ। I4 इनके लिए इंदिरा इक्वल टू इंडिया था। N4 नेशनल की बात करते हैं, एंटी नेशनल के साथ ये खड़ा रहते हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है आपको इंडिया के नाम से? इंडिया का अपमान आप करने पे लगे हुए हैं। और अलायंस की बात करते हैं, परिवारवाद की गठबंधन ये करते हैं। तो इनके लिए इंडिया की परिभाषा ये है, लेकिन हमारे लिए अरे आपके प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ। आज 38 दलों को क्यों इकट्ठा करना पड़ रहा है? देश में गठबंधन की राजनीति जो है 38 लोगों का साथ क्यों लेना पड़ रहा है? और ऐसे 24 का 0, हाँ 24 के 0 मैंने भी पार्टी निकाल के मुझे भी बुला लेते हो, आ जाओ भैया आप भी बैठो। ठीक है, एक नाम के आदमियों को लेकिन तहसीन पूनावाला, लेकिन सदन में विपक्ष नारेबाजी कर सकता है, जमकर नारेबाजी, क्योंकि हमारे पास विजुअल्स भी हैं, नारेबाजी सदन के अंदर। लेकिन आप
आप नारेबाजी करते हैं और बाहर निकल के आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। आप एक तो नारेबाजी कर रहे हैं, संसद के पूरे कार्यवाही को आप ठप कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं कि एक विषय पर पूरा देश जाम कर दो, दूसरी तरफ आप बाहर निकल के कहेंगे हमसे बात नहीं होती, हमसे तो चर्चा नहीं कर रहे। क्योंकि जो ये कहां तक जायज है? नहीं, क्योंकि जो रूल में लिखा गया है, रूल 267 के तहत चर्चा, उसमें चर्चा क्यों नहीं हो रही? नारेबाजी कहां तक जायज है? मैं आपसे संसद में नारेबाजी, आप क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ एंकर है, या बीजेपी के प्रवक्ता मुझे बता दे, जब जिस दिन पार्लियामेंट चालू हुआ उसके पहले 9 बजे से पहले खड़गे जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने लिखित में दिया 267 में हमें चर्चा करनी है। अब मैं आपको ज्यादा आंकड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी से लेकर आज तक हमीद अंसारी तक, जितने भी हमारे उपराष्ट्रपति और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, एक एक सेशन में 3-3 चर्चा हुई है 267 के तहत। 267 में क्यों चर्चा नहीं करनी है? इसलिए 267 में चर्चा नहीं करनी है क्योंकि जो स्पेसिफिक सवाल है प्रीति जी, उसका जवाब इनको नहीं देने। स्पेसिफिक सवाल था मेरा, ऋषभ भाई से स्पेसिफिक सवाल था, 4800 AK-47 56 और कौन से प्रदेश में लूटी गई है 6800 राउंड एम्यूनिशन के साथ? उसका उत्तर नहीं है, तो उसका उत्तर है राजस्थान में ये हो गया, वेस्ट बंगाल में। भैया जो सवाल है उस पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, माननीय गृह मंत्री 29 मार्च को मणिपुर गए, 3-4 दिन वहां पर बिताए, सदन में कोहराम और सदन में नारेबाजी पर कुछ नहीं कह रहे आप। नहीं, आप भी कुछ नहीं कह रहे। मैं आपसे नहीं पूछूंगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री 29 मई को जाते हैं मणिपुर, 3-4 दिन वहां पर बिताते। उनके जाने के बावजूद या तो बीरेन्द्र सिंह जी ने उनको ब्रीफ नहीं किया, अच्छा, इन लोगों ने कुछ नहीं। आप तो जा रहे हैं ना, विपक्षी दल जा रहा है डेलीगेशन। अरे प्रीति जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ये जो घटना हुई मणिपुर के अंदर, ये 4 मई को हुई। 29 मई को माननीय गृह मंत्री 3-4 दिन मणिपुर में बिताते। उनके मणिपुर जाने के बावजूद या तो उनका ब्रीफिंग नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर द्वारा, या तो वो इनकॉम्पिटेंट थे कि उनके जाने के बावजूद जो एफआईआर है उसकी तब्दीली नहीं हो। 21 जून को एफआईआर 0 एफआईआर से कन्वर्ट हुआ और जुलाई में वो लोग अरेस्ट हुए। तो या तो गृह मंत्री इनकॉम्पिटेंट है या तो मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफिंग नहीं किया। इसीलिए हम चाहते प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे। अब गए थे ना गृह मंत्री, उसके बावजूद ये तरह की बात घटना हुई, और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा नेशनल टीवी पे, ये तो 2 घटना सामने आई, हमने इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया। आरोप प्रत्यारोप, पीयूष पंत जी, आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं। इधर भाजपा की तरफ से संसद यहाँ भी है, यहाँ भी बना हुआ वही माहौल है, और इधर आप देखिए विपक्ष की तरफ से सेम आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन ऐसे में आप देखिए संसद की कार्यवाही इतना कीमती, और साथ ही एक प्रतिनिधित्व अलग अलग राज्यों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भेजे जाते हैं, और सोचिए वहां पर जाने के बाद बात क्या होती है, देश की बात, नारेबाजी। क्या देश की संसद नारेबाजी डिजर्व करती है? संसद के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा राज्यसभा को चलाने के लिए स्पीकर नहीं, हर चीज जायज नहीं होती है नवसंजीव जी, हर चीज जायज नहीं है। प्रीति जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। हर रोज मेंबर पार्लियामेंट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो डेली नोटिस देते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, नोटिस का अभी तक स्पीकर्स ने, ना राज्यसभा स्पीकर ने और ना लोकसभा स्पीकर ने अब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो चर्चा के लिए जब तक परमिट नहीं करेंगे नारेबाजी सदन के अंदर और सदन के बाहर हमें बोलने नहीं देते। विरोधी दल अपनी बात को रख रहे हैं। आपने देखा हमारी पार्टी के सांसद जवाब तो ले लेते संजय सिंह जी को सस्पेंड किया। किस लिए सस्पेंड किया? कि उन्होंने अपील किया, 15 मिनट तक वो अपनी सीट पे बोलते रहे। जब वो नहीं सुना तो वो जाकर वेल में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे इनके पास उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब जवाब ले लेते हैं। लेकिन मणिपुर में सवाल पूछा उस एक्शन लेने का समय नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री जी आए, रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भी इस सदन के अंदर नारेबाजी, देश के प्रधानमंत्री आकर इस चर्चा की शुरुआत करें। नहीं, नारेबाजी बर्दाश्त के काबिल नहीं है साहब, प्लीज बोलिए। मणिपुर जले ये बर्दाश्त के काबिल है। मणिपुर रोज जल रहा है, तो हम कह रहे हैं, मैं कह रही हूं कि मणिपुर के प्रधानमंत्री संसद से ऊपर। मैं प्रीति जी ये जानना चाहता हूं, देश की जनता ये जानना चाहती है, क्या देश के प्रधानमंत्री का दायित्व, क्या मणिपुर के मुद्दे पर देश में चक्का जाम कर दे? क्या मणिपुर के मुद्दे पर और किसी मुद्दे पर बात ही ना हो? क्या मणिपुर के मुद्दे पर देश में कोई काम ना हो? आज जिस तरीके से मणिपुर जल रहे हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं देश में कुछ भी। आप पीयूष पंत जी जवाब, एक सेकंड मुझे एक बार पीयूष पंत जी बोलिए साहब। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं और भी बिजनेस होनी चाहिए, लेकिन जो मांग की जा रही है
वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये मानते, क्योंकि देखिए ये सिर्फ सवाल ये नहीं है कि आपको बहस करना नहीं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं मणिपुर से जुड़े हुए और वो भविष्य का, भारत के भविष्य के जुड़े लेकिन हुए इसके हैं। लिए क्या सदन के अंदर नारेबाजी होगी? नहीं, नारेबाजी तब होती है जब आप सत्ता पक्ष सुनता नहीं है विपक्ष की, तो वो नारेबाजी करेगा, ये उसका अधिकार है ना। वो ये देखिए प्रोटेस्ट करने का अधिकार है विपक्ष के पास पूरी तरीके से, और वो जब सत्ता सुनेगा, इसमें कोई भी, अब देखिए क्या हुआ कि राज्यसभा में क्या हुआ। देखिए खड़गे साहब जो थे उन्होंने कहा था कि जब वो एड्रेस कर रहे थे चेयर को, तो उन्होंने कहा था मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा माइक बंद नहीं होगा, और वो बोल रहे ही थे, बीच में उनका माइक बंद कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? अगर इस तरह की एक्टिविटी सत्ता पक्ष करेगा तो विपक्ष क्या करेगा? मजबूर होता है। तो सत्ता पक्ष है जो विपक्ष को मजबूर कर रहा है। अब मोदी जी ने कह दिया कि विपक्ष जो है कि वो डायरेक्शन, ऐसा मैंने विपक्ष कभी नहीं देखा। अरे तो ऐसा सत्ता पक्ष भी तो नहीं देखा गया जो लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करता हो, न उनको जो है कि संसद में बोलने दे रहा हो, और जो है हर जगह बाहर उनको बदनाम कर रहा हो कि वो एंटी नेशनल है, वो बिल्कुल नहीं कर, सारा कुछ जो अच्छा कर रहे हो सत्ता पक्ष, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो, अगर आप देख लीजिए अरुण जेटली के स्टेटमेंट देख लीजिए, उनके लगातार जो किस तरह से उस समय बीजेपी कितना जो है कि सदन को हंगामा करती थी। विपक्ष का ये अधिकार होता है, वो अपना हंगामा करे अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है। और जहां तक देखिए तिवारी जी ये बात कह रहे थे कि अपनी पीठ ठोकने की बात कर रहे थे तो विकास को लेके, तो उज्ज्वला की ये योजना की बात कर रहे थे आप। उज्ज्वला योजना जरा इनको पता होगा कि लोकसभा में कहा गया है, उज्ज्वला आरटीआई से ये आया है कि उज्ज्वला योजना में जो है कि एक बार जो सिलेंडर दिए गए थे जो है कि 90 लाख लोगों ने उसके बाद दोबारा जो है वो सिलेंडर दोबारा लिए ही नहीं। अब 1 करोड़ 10 लाख हो गए। क्योंकि ये सच ये है आरटीआई से जो सामने आया, आपकी सारी योजनाएं जो हैं वो वही की वही रह गई हैं, क्योंकि आपने मॉनिटरिंग करते नहीं हैं। आप जनधन योजना का क्या हाल हुआ है इसका पता किया आपने अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, पीठ ठोकवाने के लिए ये तमाम योजनाएं चालू तो कर दी। योजनाएं अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। उनकी स्थिति क्या है आज? किसानों को जो सम्मान निधि है कितनों को मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें गलत नामों से घोटाला हुआ है, उसमें किसानों को, उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हुई हैं जो हजारों किसान के, जो किसान थे नहीं उनके नाम पे ये सम्मान निधि बढ़ गई और जो किसान थे उनको नहीं मिली है। राजस्थान में इस तरह घोटाला हुआ है। जवाब ले लीजिएगा ऋषभ तिवारी। आप देखते नहीं है, योजनाएं जवाब ले लीजिएगा अच्छी थी, निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। सिर्फ एक बार पहुंची हैं, उसके बाद घोटाले के जो है वो जो शिकार हो गई हैं और उसकी तरफ से कोई फॉलो अप नहीं होता, सरकार कोई मॉनिटरिंग नहीं करती है। ये आपकी असफलता है। चलिए जवाब ले लीजिएगा ऋषभ तिवारी। देखिए इनके आंकड़े में बहुत सारी झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, ये बकायदा इंडेक्स ऑफ इंडिया और दूसरा लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो इंडेक्स निकला था, वहां भी ये चीज को स्वीकार किया गया है कि जो लेबर के लिए प्रावधान सरकार लेकर आई थी कोरोना काल में, जो नियम बने थे, सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने का काम इस मोदी सरकार के द्वारा किया गया। क्योंकि मैं अपने से आंकड़े नहीं बनाया हूं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी के प्रेक्षण बनाने से सच डेटा बताया जा डेटा कौन सी इंटरनेशनल रेटिंग का है? मैं सारे इंटरनेशनल रेटिंग्स पढ़ता हूं, कौन सा है बताइए। सुन लीजिए, मैं 20 मिनट नहीं, आप बताइए ना। आपने क्लेम किया है, कुछ कोट किया है, कोट बता दीजिए कहां से आया है। मैं बता रहा हूं, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोट नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुंबई और दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स वगैरह चीज को देखते हैं। आप ये कौन सा कोट था बता दीजिए। आज मैं आपको चैलेंज देता, बताइए ये कोट बताए कहां से आया। लेबर रिफॉर्म, इंडिया पे जो आरोप लगा है लेबर रिफॉर्म ने हुआ है, निकाल के देख लीजिए, डेटा निकाल के देख लीजिए। अरे भैया आपने कोट किया कहां से किया बताओ। प्रीति जी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आप कोट बताओ कहां से किया, झूठ मत बोलो। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पे कुछ कहना चाहता हूँ, जरूरी है वो जवाब दीजिए। उन्होंने कोट किया, कोट बताया। राज्यसभा के अंदर बकायदा 5th संशोधन बिल पास किया जा रहा था, विधेयक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था। उस समय हो हंगामा करके इन विपक्षों ने संसद को गुमराह करने का काम किया और ये ट्राइबल्स महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। मुझे जवाब दीजिए, जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया जाता है तो आप चिल्ला चिल्ली करते हैं, और वो भी उस समय जब इस देश में महिलाओं की सशक्तिकरण, उनके रक्षा की बात की जा रही है। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, संसद टीवी रिकॉर्ड की बात है। समीर उराव जी झारखंड से राज्यसभा सांसद आते हैं, उन्होंने इस विधेयक पे समर्थन में जब बोलना शुरू किया तो ये विपक्षियों के लोगों ने पार्लियामेंट को लाइव देखा जाता है, देश की जनता ने देखा है कि जब सस्पेंड किया गया तो 1 मिनट के अंदर मोशन भी आ गया और उनको सस्पेंड भी कर दिया। वो जाकर अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे मणिपुर के अलावा कोई मुद्दा। अब बताइए कौन सा
राजस्थान के अंदर रेप के केसेस अलॉटेड है। क्या सोनिया गांधी जी आपको यूपी का नजर नहीं आ रहा क्या? आकर संसद में माइक आपको लगाकर मध्य प्रदेश का नजर नहीं आ रहा क्या? आपको दिल्ली का क्राइम नजर नहीं आ रहा क्या? अच्छा एक सेकेंड, ठीक है तहसीन से एक सवाल है, तहसीन से एक सवाल है। नाम पर ये चौतरफा आखिर लगातार वार हो क्यों रहा है? मैं समझा नहीं, क्या आपका सवाल? जो इंडिया, जो विपक्षी पार्टियों का नाम इस वक्त इंडिया रखा गया है, उस पर चौतरफा वार, चारों तरफ से वार आखिर हो क्यों रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन लोगों को इंडिया पसंद ही नहीं है। ये पहले से अंग्रेजों के गुलाम है, इनको इंडिया पसंद ही नहीं है। इसलिए मैं इनको कहता हूँ, इंडिया पसंद नहीं, जाइए पाकिस्तान, भागो। अडवाणी जी गए, जाके सजदा किया। ये नहीं चलेगा। इंडिया इंडिया के खिलाफ पहले से, इनका इतिहास ही इंडिया के खिलाफ रहा है। इंडिया के खिलाफ है इनका इतिहास है। जाकर और किसी ने इन्हीं के राजनीतिक गुरुओं ने जाकर जिन्ना के मजहब पे सजदा किया और सपोर्ट किया था। इंडिया मूवमेंट के खिलाफ कौन था? आरएसएस। इंडिया भारत में इंडिया के संविधान के खिलाफ कौन था? आरएसएस। इंडिया के तिरंगे के खिलाफ कौन था? आरएसएस। बहुत बड़ी बात कही आपने। एक सेकंड, बहुत बड़ी बात। एक सेकंड ऋषभ जी, चिल्लाइए मत। एक सेकंड, आपने क्विट इंडिया की बात की, प्रधानमंत्री ने कहा अब की बार फिर से क्विट इंडिया। वो कह रहे हैं अभी राजस्थान में फिर से उन्होंने कहा कि 24 में फिर से क्विट इंडिया होगा। जवाब ले ले। मैं बोलता हूँ, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, रन इंडिया, फेड अप हो गया इंडिया प्रधानमंत्री से। 2024 में क्विट इंडिया वो जाए और जाके विपक्ष के कुर्सी पे बैठे। और एक भी बता दूंगा, जो इंडिया का अलायंस सरकार में आएगा उनको वो रिस्पेक्ट देगा और उनकी बात सुनेगा। जिस तरह से इनका स्पीकर बिहेव करता है वैसे इंडिया का स्पीकर बिहेव नहीं करेगा। लेकिन प्रीति जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सभी सूबों पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो। लेकिन दुख होता है ना जब प्रियंका गांधी राजस्थान वाले मुद्दे पर ट्वीट नहीं करती है। एक सेकेंड, उसमें भी मैं आपको फैक्ट चेक कराता हूँ। राजस्थान में एक मंत्री ने असेंबली में बहुत ही गलत चीज कहा महिलाओं को लेकर, बहुत गलत चीज। न्यूज पढ़िए, प्रियंका गांधी ने मंत्री को फोन किया, उस मंत्री को हाउस के अंदर, उस मंत्री को हाउस के अंदर अपोलोजाइज करना पड़ा। एक चीज, दूसरी चीज, और उसके बाद फिर जो गैंग रेप हुआ, क्या ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने? नहीं तहसीन, मैं हर चीज पे हाँ नहीं, ना मैं बीजेपी का, ना मैं बीजेपी के साथ, ना मैं मिला रही, ना मैं आपके साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस मंत्री की क्लास ली, बच्ची के रेप और एसिड फेंकने के ऊपर उन्होंने अब मैं उसमें भी आ रहा हूँ, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। दिखा दीजिए, चलिए मुझे गलत साबित कीजिए, दिखा दीजिए, बोलने तो दीजिए, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। एक गैंग रेप अभी हुआ, दलित महिला का हुआ, आरोपी पकड़े गए, वो सभी के सभी कह रहे हैं कि जहाँ आपकी कांग्रेस है वहाँ आप लोग कुछ बोलते नहीं है ना मैम। सभी आरोपी एबीवीपी के थे, सभी आरोपी एबीवीपी के थे। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, सरपंच से जुड़ा, वो भी बीजेपी से निकला। ये आतंकवाद और बीजेपी का ऐसा क्या रिश्ता है कि आतंकवाद गृह मंत्री के पास पाया जाता, आतंकवाद कन्हैया लाल का सर काटता है। आतंकवाद और भाजपा का क्या रिश्ता है कि वो जाकर वहां पर पाकिस्तान के जितने भी वो आरएसएस से, अभी हमारे पूना से डीआरडीओ से एक साइंटिस्ट पकड़ा गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक महिला ने उसको फंसाई, महिला के साथ सारे ब्रह्मोस के सीक्रेट शेयर कर रहा था, वो भी आरएसएस का निकला। ये आरएसएस और भाजपा का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है वो मैं जानना चाहता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आरएसएस की बात करते मैं आपको बताता हूं, पकड़ा गया कि नहीं डीआरडीओ का डॉक्टर हेड गवार 18 साल की लड़की के साथ। आपने ट्वीट में जवाब दिया नहीं है वैसे तो मणिपुर वाला भी आरएसएस के रिमार्क ले लें। 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने नमक क्रांति निकाली थी तो यही डॉक्टर हेडगेवार थे जो अपनी टीम के साथ जाकर उस आंदोलन में सम्मिलित होकर देश के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। और दूसरी बात, जब ये सवाल संघ पे उठाते हैं तो कई ऐसे शाखा है जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी गए और उन्होंने ये बकायदा स्वीकारा कि मैं उस संघ को कुछ और समझता था, लेकिन जब इन शाखा में आया तब समझ में आया ये जाति धर्म। अम्बेडकर कौन से दिन संघ के शाख में दिया? आज मुझे एक्सपोज करो, ये इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ है। अम्बेडकर कभी नहीं, आप गूगल फैक्ट चेक करो, अम्बेडकर पे मैं थीसिस कर रहा हूँ। कब गए अम्बेडकर, कौन से शाखा में गए? पूछो कौन से शाखा में गए? चिल्ला कर बोल रहे हैं, कौन से शाखा में गए? पूछे रहे कब? पूछिए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ पूछने का। वो नहीं बोलेगा। ऋषभ जी, मैं इस शो पे आपसे सार्वजनिक माफी मांगूंगा। डेट और किस शाखा में अम्बेडकर गए आज इस शो में मुझे एक्सपोज करो। चलो, मैं सार्वजनिक तौर से माफी मांगूंगा। बताइए कौन सा डेट? फोन उठाइए, गूगल करते बताइए। चलो, इनको 10 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड लो भाई। हो गया एक्सपोज। इस तरह का झूठ बोलते तरीके से
कौन झूठ बोल रहा है? क्या क्वेश्चन डेट बताओ ना, फोन उठाओ। प्रीति जी कोई नहीं बोलेगा, फोन उठाओ, चलिए ठीक है, गूगल करो, ठीक है, पता कौन से ठीक दिन है, पे हमने- ठीक है, ठीक है। पीयूष पंत खाली जी, टीवी पे प्रधानमंत्री आके ने जो कहा बनना है, बोलना है, ही प्रधानमंत्री ने बनना है। कहा है कि कि प्रीति जी अब बता दो, मुझे सॉन्ग नहीं अगर है। भाजपा थर्ड टर्म कंप्लीट करती है तो अब की बार जो अर्थव्यवस्था होगी भारत की वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। क्या ये 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था? रिपीट कर दें क्योंकि चैनल पे इल्जाम लगा के चले जाएंगे, झूठा कुछ भी वो चलेगा नहीं। कृपया इनका सवाल रिपीट कर दें। अब सुनाई नहीं देगा अब चलिए सवाल रिपीट कर दीजिए, कर दीजिए। अब वो बोल पहले रहे आप फोन उठाइए, गूगल खोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। आरएसएस की शाखा में, आरएसएस की शाखा में पूछा, आरएसएस की शाखा में कौन कब से गए? आरएसएस शाखा में अंबेडकर जी गए, किस डेट को? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, 1932 के बाद एक संघ की प्राथमिक शाखा लगी थी। मैं आपको डेटा भेज दूंगा, मैं आपको डेटा भेजा दूंगा। डेट और कौन सी शाखा में ये पूछा जा रहा है? चलिए ठीक है, पीयूष पंत जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नागपुर के अंदर लगने वाली शाखा की पीयूष पंत जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इस पर हंसकर इसे कम मत कीजिए, प्लीज बोलिए। आपका जन्म नहीं हुआ था, पढ़ा भाई थोड़ा सा गंभीर रहिए, गंभीर रहिए, गंभीर रहिए, गंभीर रहिए, गंभीर रहिए। बोलिए पीयूष पंत जी, ठीक है, गंभीर रहिए, प्लीज प्लीज। इतिहास पढ़िए, गंभीर केवल रहिए। गांधी परिवार ही देश का इतिहास नहीं है, केवल गांधी परिवार ही देश का इतिहास नहीं है। ये याद रखिएगा, बदलता भारत है वो सारे इतिहास को निकाल कर लाएगा जो कांग्रेस मणिपुर आज मुद्दा है, मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण मैंने सवाल पूछा है, आप लोग जवाब लेने देंगे या नहीं लेने देंगे? पीयूष पंत जी बोलिए। क्या सवाल क्या था आपका? सवाल ये था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी थर्ड टर्म अगर बीजेपी रिपीट कर जाती है 2024 में, रिपीट करके वो विश्वास के साथ कह रहे हैं हम जीतेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद हम भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। 2024 का ये क्या सबसे सटीक और ऐसा दाव प्रधानमंत्री ने आज कहा है जिससे जो भारत के हर एक घर को और हर एक की अर्थव्यवस्था चूल्हे चौकी को छू जाएगा? देखिए प्रीति जी, सवाल वही विश्वास का है। अब जो है कि ये प्रधानमंत्री से भारत की जनता ये 2014 से सुनती आ रही है और अब वो समय आ गया जब जनता जान गई है कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, वो हकीकत में होता नहीं है। ये उन्होंने देख लिया अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, ये सबको मालूम है। ये जो 3 ट्रिलियन की बात करते हैं या 5 ट्रिलियन की बात करते हैं या तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो सिर्फ हवा में बात है। देखिए तीसरी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की और अर्थव्यवस्थाएं जो है, भारत की अर्थव्यवस्था कहीं आगे नहीं बढ़ रही बहुत ज़्यादा। जो बाकी अर्थव्यवस्था है विश्व की वो संकुचित होती चली जा रही हैं, वहाँ क्राइसिस पॉइंट है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था आपको दिख रही है और भारत में जो कंज्यूमर इतना ज़्यादा कंज्यूमर उपभोक्ता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा जो है कंज्यूमर आधारित है और वो टिकी रहेगी वो अर्थव्यवस्था जो है, अनलेस की जो है, क्योंकि आप देखिए प्रोडक्शन लेवल पे लगातार भारत जो है फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, समय थोड़ा कम है। भारत जो है जो वो लगातार जो है आपके एक्सपोर्ट उसके घटते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका जीडीपी में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है, लगातार जो है घटते चली जा रही है। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम गिरती चली जा रही है लोगों की, लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, लोग छोड़ के जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और देखिए मोदी जी जिनके लिए करते हैं पॉलिसी, अमीरों के लिए खासकर, वो अमीर ऐसे हैं जो इस देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। तो ये सच है मोदी जी के जो प्रधानमंत्री काल का। तो अब मोदी जी कुछ भी कह लें कि 2024 में आएंगे तो भारत जो यहाँ पहुँच जाएगा या अर्थव्यवस्था यहाँ पहुँच जाएगी, आंकड़े जो बता रहे हैं, जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत, जो लोगों के माली हालत है, कहाँ से लोग कहाँ पहुँच गए हैं, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल में हो गया, लोअर मिडिल क्लास जो है बिल्कुल एकदम पॉवर्टी के कगार पे खड़ा हुआ है। फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनल कमेंट शुरुआत ऐसे होना वाला, अनाज दे देते हैं फाइनल कमेंट, उसकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो ये हालात है। अब लोग विश्वास करना, देखिए अब मोदी जी पे विश्वास थोड़ा कम लोगों को हो रहा है और ये मोदी जी के जो है हाव भाव से पता लगता है। जिस तरह से मोदी जी जिस तरह से एनडीए का एकदम से याद आ गई, जब इंडिया का गठन हुआ एकदम से एनडीए की याद आ गई और यहाँ पे इन्होंने मिला के एक समय दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं एक हताशा दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। इसलिए अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए मोदी जी ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जनमानस में अब मोदी जी की बातों को उतना लोगों को भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि वो चीजें होती हैं। समय कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। पीयूष पंत जी प्लीज, तहसीन पूनावाला फाइनल कमेंट। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है ताकि माननीय प्रधानमंत्री हाउस में आकर बात करें। इस देश का प्रधानमंत्री होना एक बहुत गर्व की बात है और मैं सोचता हूँ कि जो
पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी महापंचायत है, प्रधानमंत्री को दोनों हाउस में स्टेटमेंट देना चाहिए। एक स्टेटमेंट देने के लिए इस तरह का विपक्ष को करना पड़ रहा है, ये सोचता है कि हमारा लोकतंत्र इस वक्त किस दिशा में जा रहा है। और अब भी अपील करते माननीय प्रधानमंत्री से कि दोनों हाउस में आकर स्टेटमेंट दे मनी और जो विषय पर चर्चा करें उस पर बात कीजिए। ठीक है ना संजीव नसीर, जी देखिए प्रीति जी, देश को अब देश के प्रधानमंत्री पे वो विश्वास नहीं है जो 2014 में जताया था। 2014 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर नागरिक की छत पे पक्का घर होगा। क्या मिला? क्या किसानों की दुगनी आय होगी? मिला क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की बात। कुल मिला के अब ये 2047 का भारत दिखा रहे हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि भी जीतने के बाद तीसरी विश्व व्यवस्था बन जाएगी। कुल मिला के देश अब इनकी बातों में नहीं आने वाला है। भाईचारा तोड़ दिया गया है देश का। अब देश को इकट्ठा होकर इंडिया परिवार जो बना है, इसकी जीत। फाइनल कमेंट ले लेते ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। प्रीति जी, फाइनल कमेंट से पहले मैं बता दूं, तहसीन जी, आरएसएस और भारत एक बुक है, मैं न्यूज इंडिया भिजवा दूंगा, उसमें पढ़ लीजिएगा अम्बेडकर जी कब गए थे, उसमें मेंशन है। दूसरी बात, मैं फाइनल कमेंट क्लियर हो गया है, वो पुणे के आरएसएस अकाउंट नहीं, आपकी बुक जेन्युइन है, हमारी फेक नहीं है, ऐसा नहीं है। आप गूगल में चेक करो, वो फेक कोट है, वो किताब में फेक लिखा हुआ है। दूसरी बात, मैं प्रीति जी फाइनल कमेंट राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहता हूँ, उन पीड़िता की आवाज बनकर कि माँ ऐसा क्यों होता है कि जब मेरे साथ कोई घटना घटती है तो मेरा धर्म देखा जाता है, मेरी पीड़ा से पहले प्रदेश देखा जाता है, मेरी पीड़ा से पहले विचारधारा देखा जाता है, मेरी पीड़ा से पहले मेरी जाति देखी जाती है। जब ऐसी घटना घटे तो हमें ना धर्म देखना चाहिए, ना प्रदेश, ना विचारधारा। सारी पार्टियों को एकजुट होकर एक स्वर में पीड़िता को न्याय देने की मांग करेंगे, तब जाके इन दरिंदों का हौसला टूटेगा। पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, छोटा रखिएगा पीयूष पंत जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, जहाँ तक बात है, देखिए जो मणिपुर निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि महत्वपूर्ण है, जो हालात वहाँ पे हैं बहुत गंभीर हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि देखिए जो सत्ता पक्ष है उसको समझना चाहिए, उसमें सत्ता पक्ष की विजय है। अगर सत्ता पक्ष अपनी बातों को रखता है तो एक दो धुंधलका जो पैदा हो गया है वो साफ होगा, उससे फायदा सत्ता पक्ष का होगा। ये सत्ता पक्ष समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास बहुत कम है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज इंडिया और साथ ही इंडिया के सवाल को समय देने के लिए। और साथ ही आपने देखा कैसे संसद के इस मानसून सत्र में लगातार दोनों ही बड़ी सत्ताओं के बीच, बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया का घमासान, सदन के अंदर हल्ला बोल, सदन के अंदर नारेबाजी जारी है। अब वैसे में आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।